तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्जेस एंड एवरीथिंग एल्स। उसके बाद हम बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स की भी, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले तो देखते हैं कि क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक। ओके, पहली बात आती है यूनिट की। ओके, यूनिट की पहली चीज जो है वो है यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कैसे क्या चीज काम करती है, उन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग पहली चीज, ठीक। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो सकती है, देखो जरा। इन एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, हमारे पास यूनिट क्या होती है, हमारे पास यूनिट होती है कूलम। कूलम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, यूनिट ऑफ चार्ज, वेरी सिंपल। ओके, कूलम हमारा यूनिट ऑफ चार्ज है। ओके, और यहां से एक कूलम जो है इसको सी से डिनोट करते हैं। एक कूलम या सी भी कह सकते हो, बट सी इज गुड। जो है वो क्या होता है, जब एक एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक पास हो, उसमें जितना भी चार्ज पास होता है उसे हम कहते हैं एक कूलम। ऑलराइट, ये कह सकते हो इनटू 1 सेकेंड बराबर, ठीक। 1 सेकेंड में अगर 1 एम्पियर करंट पास हो तो कितना चार्ज पास हुआ उसे हम कहेंगे 1 कूलम बराबर। ठीक है सर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कूलम की बात करो। कूलम आखिर होता क्या है, चार्ज। ओके, 1 कूलम इज व्हाट, 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेकेंड। ओके, दैट्स करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज व्हाट, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि बताओ सर डायमेंशन क्या होगी चार्ज की। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। ओके, हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं कि चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। ओके, तो डायमेंशन ऑफ क्यू क्या होगी, क्या वो डायमेंशन ऑफ आई इंटू डायमेंशन ऑफ टी। ओके, डायमेंशन ऑफ आई क्या होता है, एम्पियर। डायमेंशन ऑफ टी इज ओनली टी। तो हमारे पास डायमेंशन ऑफ चार्ज आ गई, क्या आ गई, ए इंटू टी। मार्क करो इसको, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट का आ गई, यूनिट आ गई हमारे पास कूलम, और डायमेंशन आ गई हमारे पास ए टी। ठीक है, इसको मार्क करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही होगी अगर हम ध्यान दें इस पे तो, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्जेस।
एनर्जी को डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, वैसे ही हम चार्ज को भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज चार्ज इज कंजर्व। ओके, कैसे सर? अब आप बताइए कैसे? ध्यान से समझो, इधर ध्यान से समझो। हमेशा याद रखना कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लो, दैट इज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज remains सेम। आइसोलेटेड मतलब है जिसके आसपास दूर दूर तक कोई भी सोर्स या कुछ भी ना हो। ऐसा समझो कि एक बहुत ज्यादा एकदम खाली सा वैक्यूम है, वहां पे एक सिस्टम रखा हुआ है, और वैक्यूम मतलब है कि उसके कई मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। उसे हम कहेंगे एक तरह से आइसोलेटेड सिस्टम, जिसका अफेक्ट भी ना पड़ता हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, बराबर। तो लेट अस सपोज हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है, हमने इसके दो पार्टीशन कर दिए, बराबर, बट ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, दिस इज व्हाट आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आई? ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान से समझना, मान लो अगर हम यहां पे कुछ 3-4 चार्जेस रख देते हैं, 2 कूलम्ब, -3 कूलम्ब, 11 कूलम्ब, ठीक है, और यहां ब्लैंक छोड़ दिया, बराबर। तो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3, ठीक है, इस तरह। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है? वो सिंपल सी बात है कि Q जो टोटल निकलेगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 + -3 + 11 विच विल बी इक्वल टू 10 कूलम, ठीक है, मान लो। पहली चीज ये हो गई। अब अगर मान लो आगे क्या हुआ, इसी सिस्टम में आइसोलेटेड था ये सिस्टम, बाहर से कुछ लेन देन नहीं होगा, ये डिवाइडर था एक तरह से। यहां से क्या हुआ कि -1 कूलम चार्ज जो है वो यहां चला गया, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा मान लो 3 कूलम, -3 कूलम एंड 11 कूलम। ये 3 चार्जेस यहां पे बचेंगे, बिल्कुल से। हमने कहा कि 2 कूलम से -1 कूलम यहां चला गया, बराबर। तो यहां पे 3 कूलम बचेगा, ठीक है। अब बताओ कि इस पूरे सिस्टम का अब भी टोटल चार्ज कितना है? ये अभी भी कितना आएगा? 3 + -3 + 11 कूलम प्लस दिस चार्ज, अभी भी कितना आएगा? अभी भी ये 10 कूलम ही आएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं हमको, लेकिन ऑल ओवर सिस्टम में जो पहले चार्ज था वही बाद में रहेगा, बराबर। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि Q total initial will always be equals to Q total final। कहां पे? in an isolated system, okay, in an isolated system Q initial will always be equals to Q final, बराबर। तो इसको आप पहले कॉपी कर लो एक बार कि भाई चार्ज कभी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है, बट चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। जैसा कि हमने इसमें से एक -1 कूलम चार्ज यहां ट्रांसफर कर दिया, क्रिएट नहीं किया हमने, हमने बस ट्रांसफर किया है, तभी तो ये 2 कूलम का 3 कूलम हो गया, बराबर। या हम इससे भी ट्रांसफर कर सकते थे -1 कूलम,
यहाँ पे -2 कूलम्ब होता, यहाँ पे -1 कूलम्ब होता, तो नेट आपका 10 कूलम्ब भी आएगा, बिकॉज आपने कुछ क्रिएट नहीं किया, आपने बस ट्रांसफर किया। अगर आप चार्ज को क्रिएट कर सकते तो चार्ज आप या तो यहाँ बढ़ जाता या फिर चार्ज यहाँ पे घट जाता, या तो इंक्रीज हो जाता या फिर डिक्रीज हो जाता, बट आपने सिर्फ चार्ज ट्रांसफर किया है, क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो ये सीन होता है आपका इधर। ऑलराइट, ओके, सो ओके, ठीक है। तो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरियंस। अब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी, चार्ज इनवेरियंस मतलब, इसका मतलब क्या है सर कि चार्ज इनवेरियंस है, ध्यान समझना। चार्ज इनवेरियंस का मतलब है कि चार्जेस जो हैं वो रिलेटिविस्टिक नहीं होते, जैसे मास रिलेटिविस्टिक होता है ना, मतलब आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, उसमें एक चीज दी गई है आपको, कभी देखा होगा कि मास इज इक्वल्स टू एम नॉट, यस सर, डिवाइडेड बाय, यस सर, 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर। ऐसा कुछ देखा है ना हमने कि v, कोई अगर एम नॉट ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट मास m है, एम नॉट क्या है, रेस्ट मास, ओके, एम नॉट है और वो v स्पीड, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक्चुअल जो उसका मास होगा वो रिलेटिविस्टिक मास इतना हो जाएगा, मतलब मास बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये उसका रेस्ट मास है तो उसका रेस्ट मास नहीं रहा, अब उसका मास ये हो गया है, तो जैसे जैसे v चेंज होगा वैसे वैसे उसका मास भी चेंज होगा। अगर वो रेस्ट पे होता तो उसका मास m नॉट होता, ठीक है, अगर वो रेस्ट पे होता तो उसका मास क्या होता, m नॉट, बट अब वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो उसका जो m होगा वो कुछ इतना होगा, बराबर। तो ये तो रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी है कि वेलोसिटी चेंज करोगे तो मास बढ़ेगा घटेगा, बराबर। और क्योंकि वेलोसिटी खुद रिलेटिविस्टिक है तो मास भी कैसा होगा, रिलेटिविस्टिक, ओके। क्योंकि देखिए किसी के लिए आपकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी नहीं, तो वेलोसिटी जिसके लिए जैसी होगी मास भी उस ऑब्जेक्ट का उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैसा ही होगा, ठीक है। तो अलग अलग लोग अगर अलग अलग स्पीड से आपको देख रहे हैं तो उन सबके लिए आपका मास अलग अलग होगा, ये कहता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, बराबर बात। तो इसके बाद हम चार्ज की बात करते हैं। चार्ज इज नॉन, मतलब इनवेरियंस, इनवेरियंस मतलब होता है नॉन या नॉट रिलेटिविस्टिक। ये एक बहुत अच्छा डिफरेंस है मास की प्रॉपर्टी में और चार्ज की प्रॉपर्टी में, कि चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक, मतलब अगर कोई चार्ज Q है वो कितनी भी वेलोसिटी से क्यों ना भाग रहा हो, इट विल ऑलवेज रिमेन, इट विल ऑलवेज रिमेन Q, वो कभी चेंज नहीं होगा। या फिर Q नॉट करना हो यहाँ पे तो आप Q नॉट भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। तो Q नॉट जो है वो Q नॉट ही रहेगा हमेशा, वेलोसिटी आपकी कुछ भी हो, बराबर। तो वेलोसिटी का अफेक्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे नहीं पड़ता, लेकिन वेलोसिटी का अफेक्ट जो है वो मास के मैग्नीट्यूड पे पड़ता है।
इसलिए मास इज रिलेटिविस्टिक एंड चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। ओके, तो इसीलिए बात करते हैं इसकी, बराबर बात। ओके, तो इनवेरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि चार्ज जो है वो वेरी नहीं करता स्पीड के साथ, लेकिन मास वेरी करता है स्पीड के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि q मूविंग विल ऑलवेज इक्वल्स टू q एट रेस्ट। ओके, ये हमेशा ट्रू होल्ड करेगा, ठीक है। बट मास के लिए ये नहीं है। मास में क्या होगा कि अगर मूव कर रहा है तो उसका मास कुछ और होगा, ठीक है। तो ये आप एक बार पॉज करके नोट कर लेना। ये मास वाला बताना जरूरी था ताकि आप समझ सको कि मास वेरी करता है बट चार्ज वेरी नहीं करता, ठीक है। ओके, तो इसके बाद ओके, तो इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि ओके, अब हम बात करेंगे जैसे कुछ चार्जेस की और प्रॉपर्टीज, ठीक है। चार्जेस की और प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज के अंदर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कह सकते हो कि रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। व्हाट? कि रेस्ट चार्ज जो है वो सिर्फ एक चीज प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एंड मूविंग चार्ज with constant speed, or with, you can say, constant velocity, not speed, with constant velocity produces magnetic field. Okay, magnetic field। पहले दो पॉइंट ही याद रखो कि रेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो अभी हमारा मेन फोकस इस पे रहेगा, रेस्ट चार्ज पे, इसीलिए हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहां डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस पे हमारा फोकस नहीं रहेगा अभी उस पे फोकस रहेगा। तीसरी चीज आती है कि मूविंग चार्ज विद एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेटेड मूविंग चार्ज है तो वो प्रोड्यूस करता है क्या? वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। जो एक्सेलरेटेड चार्ज है विद एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेलरेटेड चार्ज, जो कि आपका एक्सेलरेटेड चार्ज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज, ठीक है, बात समझिए। रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। ये दोनों चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, ये इस सेक्शन में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, बराबर।
ओके। और दूसरी चीज आप समझिए कि एक्सेलरेटेड चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि वो चार्ज की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि वो मोशन में है तो पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पे देखोगे तो वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ओके